गायत्री महामंत्र के लिए थोड़ी देर के लिए शांत स्थिर होकर बैठिए। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, पूरा शरीर स्थिर, मन शांत। बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर का ख्याल कीजिए। यह जानने का प्रयास करिए कि आप कहाँ और किस स्थिति में बैठे हुए हैं। आपकी पैरों की स्थिति क्या है, हाथों की स्थिति क्या है, धड़ की स्थिति क्या है। बंद आंखों से शारीरिक मानसिक अवलोकन कीजिए। अब अपनी संपूर्ण सजगता को, एकाग्रता को अपने भ्रूमध्य आगे चक्र पर स्थिर करिए। आगे चक्र जो कि प्रकाश तत्व से एक्टिवेट होता है, वहां पर स्वर्णिम प्रकाश की कल्पना कीजिए। गायत्री महामंत्र के देवता सविता सूर्य, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप आत्मसत परमात्मा को श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इसी भाव के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। लंबी गहरी श्वास खींचिए अंदर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, चेहरे में हाथ को फिराइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस व्याख्यान क्रम में आप सबका स्वागत है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर योग विभाग के आदरणीय एचओडी सर, प्रोफेसर गिरी सर, आपको सादर प्रणाम। आप हमें इस प्रकार की योग की विधाओं से जुड़े रहने के लिए और शिक्षण प्रदान करने के लिए हमें मोटिवेट करते रहते हैं, प्रेरित करते हैं, जिससे हमारा अपना मनोबल बढ़ता है और कुछ योग के संदर्भ में कुछ बोलने की, कुछ अपनी बातों को, विचारों को रख पाने की थोड़ा हौसला, हिम्मत पैदा कर पाते हैं। योग विभाग के सभी विद्यार्थीगण और सभी अध्यापकगण जो इस योग महोत्सव को एक विशेष बनाने के लिए, लंबे समय से योग की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सतत प्रयासरत है। मेरा सागर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कई बार जाना हुआ है। आदरणीय एचओडी सर से बातचीत के दौरान मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पता चला कि सबसे पहले भारत में योग की जो विधा है उसको एक एकेडमिक लेवल पर चालू करने का जो श्रेय जाता है वह हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को जाता है और यहीं से फिर अन्य विश्वविद्यालयों में चालू हुआ, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। और आज देखते देखते योग की जो विधाएं हैं वो संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में व्याप्त होता जा रहा है और सभी एकेडमिक अपनी सेशन में इसको लागू कर रहे हैं, क्योंकि यही वह विधा है जिसके माध्यम से न केवल शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि मन को, भावनाओं को, विचारों को, यहाँ तक कि हम अपनी आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो योग ही वह जीवन जीने की शैली है, कला है, जिसके माध्यम से वो सब कुछ संभव है। ऐसे योग की विधा को, इस परंपरा को हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा, और ख़ास करके योग का महोत्सव जब आता है तो इसकी 10 दिन पूर्व, 15 दिन पहले विभिन्न प्रकार के नृत्य के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की व्याख्यान मालाओं के माध्यम से इसकी प्रस्तुति को जन जन तक, जो जिस भाषा में समझने की कोशिश कर सकते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अभी 2 प्रस्तुतियाँ हुई, 2-3 प्रस्तुतियाँ बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियाँ थीं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो योगमय जो जीवन है उसका एक प्रदर्शन था। और इसी तरह से कविता पाठ के माध्यम से महर्षि पतंजलि की जो देन है, जो भारत भूमि को उनके द्वारा जो विरासत है, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया।
इस प्रकार की जो आयोजन है उसके माध्यम से जागरूकता आती है, लोग इसके प्रति मोटिवेट होते हैं और यही परंपरा आज हर जगह पे चालू हो रहा है। यह बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपनी स्लाइड को प्रेजेंटेशन करता हूँ और आप सब लोग इस स्लाइड के माध्यम से इसको समझने की, जानने की यहाँ पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी स्लाइड विजुअल है, आप देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वह है अष्टांग योगा इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव, अर्थात आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अष्टांग योग किस प्रकार से प्रासंगिक है, व्यवहारिक है। निश्चित रूप से आप सब लोग परिचित हैं कि योग की जो स्वरूप है वह उसकी एक दार्शनिक स्वरूप है, उसके एक वैज्ञानिक स्वरूप है और उसके एक व्यवहारिक स्वरूप है। व्यवहारिक स्वरूप को तो आज हर कोई अपना रहा है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही कुछ योगासन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सक्रिय करते हैं, क्योंकि यह आज के समय की नीड है, आवश्यकता है। क्योंकि आज की जो जीवन शैली है वह इतनी आधुनिक है कि अगर हम कहीं दूर किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर भी अगर हमें चलना पड़े तो हम पल भर में, कुछ घंटों में हम पहुंच जाते हैं, हमें चलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में शारीरिक मूवमेंट्स को बनाए रखने के लिए आसन प्राणायाम यह अति आवश्यक है और इसके विधा की शुरुआत हर कोई आज अपना रहा है। इसकी अगर हम वैज्ञानिक स्वरूप को देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक साइंस है, एक विज्ञान है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और उसके शरीर में एक केमिकल चेंजेस होता है और उसका सीधा प्रभाव हमारी साइकोलॉजी पर, हमारे भावनाओं पर, हमारे विचारों पर और हमारे व्यवहार पर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके जो दार्शनिक पक्ष है, इसकी जो चिंतन परक प्रक्रियाएं हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान विज्ञान से संभव नहीं है। उसके लिए दार्शनिक दृष्टिकोण का होना जरूरी है। अगर वह दृष्टिकोण नहीं है तो हम यहाँ पर उलझे रहते हैं और यहाँ कुछ अज्ञात हमारे मन के ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए हम प्रयासरत रहते हैं कि यह उत्तर किस प्रकार से है, और अपने बुजुर्गों से, बड़ों से और अनुभवी लोगों से इस प्रक्रिया को, परंपरा को हम लोग समझते रहते हैं। तो उस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही हमारी भारत भूमि की यह देन है, जिसमें जिसमें षड दर्शन के माध्यम से जीव क्या है और ब्रह्म क्या है और जगत क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है और जीने की कला क्या है, ये सारे जो दार्शनिक विचार हैं, ये विचार हमें हमें प्राप्त होते हैं भारतीय दर्शन से। उसी भारतीय दर्शन में से एक दर्शन है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग दर्शन। आप सब लोग समझते हैं, जानते हैं, योग की विधा से जुड़े हुए हैं और योग तो आज इतने व्यवहारिक हो गया है कि हर जन जन इससे लाभान्वित है। तो इसमें सांख्य और योग दर्शन दो मुख्य दर्शन हैं, दोनों आपस में इतनी सहोदर हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक उसके सैद्धांतिक पार्ट है तो योग उसका व्यवहारिक पार्ट है। दोनों मिलते हैं तो दोनों मिलने से इसको पूर्णता मिलती है। तो इस तरह से योग की आज हम उस व्यवहारिक पार्ट पर चर्चा करेंगे। इसको महर्षि पतंजलि ने प्रतिपादित किया है और उन्होंने जो मार्ग दिया है, जो विधा दिया है, बहुत सिंपल है, अष्टांग मार्ग है, जिसे हम लोग अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। इस अष्टांग योग को समझने के पहले हम ये जानने की प्रयास करें कि योग क्या है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही व्यवहारिक है, इसको जानना, समझना सैद्धांतिक दृष्टि से। योग तो जीने की कला का नाम है। कई बार प्रश्न उठता है कि क्या हमें जीने की कला नहीं आती क्या, जो हमें प्राचीन शास्त्रों की और महापुरुषों की जीवन शैली से हमें सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। निश्चित रूप से अगर उनकी दृष्टि में देखें तो हमें जीने की कला नहीं आती। हम लोग तो अपनी आदतों के अकॉर्डिंग, अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग और अपनी संस्कार और अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग हम जीवन गुजार रहे होते हैं। और ये जो जीवन शैली है, ये निश्चित रूप से 100% गलत ही है, क्योंकि अगर सही रहता तो हम सुखी रहते, समुन्नत रहते
हम अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि हमें जीने की कला को सीखने की ज़रूरत है। इसलिए योग एक जीने की कला का नाम है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त मीन्स चेतना। तो इस चेतना में जो हमारे कॉन्शसनेस में जो अवेयरनेस है, उस बोध में बहुत सारे बैरियर्स आती हैं। जैसे हम लोग एक वृत्ति के रूप में जानते हैं, एक सेंस के रूप में जानते हैं, एक भाव के रूप में जानते हैं, और वो भाव हमारे मन में पल पल उठती रहती है। हमारे इंद्रियों के माध्यम से जैसे हम विषय को इनपुट करते हैं, तो विषय हमारे अपने चित्त में आती है, और चित्त का मतलब है कि मन है, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है, यही चित्त है, यही चेतना है। जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस मन से, बुद्धि से और अहंकार के थ्रू प्राप्त करते हैं। और यही हमारे शरीर रूपी राज्य की पार्लियामेंट है। इन्हीं से हमारा शरीर रूपी राज्य और राष्ट्र संचालित है। तो अष्टांग योग की जो विधा है, ये विधाएं हमारे इस व्यवहार को, भाव को, विचारों को नियंत्रित करने की एक सुव्यवस्थित विधा है। इससे हम अपने जीवन शैली को व्यवस्थित कर सकते हैं। आज के इस आधुनिक जीवन शैली में हम भौतिक जीवन शैली को जीते हुए अपनी आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखें कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज की जो जीवन शैली है वह किस प्रकार से है, क्यों हमें अष्टांग योग को आज मॉडर्न पर्सपेक्टिव में हमें समझने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप देखेंगे और पाएंगे कि ये देख रहे हैं आज की जो जीवन शैली है, यह इस तरह की जीवन शैली में हम लोग आज जी रहे हैं, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जी रहे हैं। और इससे इससे आप सोच सकते हैं कि लिफ्ट से लोगों का आना जाना हो रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के साथ और इतनी घनी आबादी में लोग रह रहे हैं, ना तो उनके पास प्रॉपर प्रकृति की जो सुलभ है, प्रकृति के जो तत्व हैं, वो उनको सहज रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन शैली में जो विकृतियाँ पैदा हो रही है, उनके निराकरण हमें यौगिक दृष्टि से, हमें महापुरुषों के जीवन शैली से अगर थोड़ा सा भी अपना लें, तो ऐसे जीवन जी कर के भी अपने आप को व्यवहारिक व्यवस्थित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे आज आधुनिक जीवन शैली में, मॉडर्न युग में लोग भाग रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं उस जगह विशेष में कोई न कोई एक्टिविटी करते हुए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि समय का अभाव है। वो चाहते हैं कि चलते-चलते वो मैसेज को देख लें, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, काम हैं, उसको भी वो एक बार ऑब्ज़र्व कर लें, देख लें, समझ लें। और इतनी भागम-भाग लाइफ़स्टाइल है। इस भागम-भाग लाइफ़स्टाइल को आप देख सकते हैं कि एक पल के लिए विश्रांति नहीं है। हर कोई उस गंतव्य को क्षण भर में पा जाना चाहता है, चाहे वह भौतिकता हो, चाहे वह मन की शांति हो, चाहे वह भौतिक उपकरण हो, वो सबको बहुत ही कम मेहनत से प्राप्त कर लेना चाहता है। यही होड़, यही भाग-दौड़ उसको बेचैन किए हुए है, और कहीं मन में शांति नहीं है। ये भी आवश्यक है, इसको भी होना ज़रूरी है। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, सुखमय बनाने के लिए भौतिक जीवन शैली का होना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे हम प्रभावित हो जाएँ और विचलित हो जाएँ, और उनका प्रभाव हमारे पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़े। तो ये प्रभाव पड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से कैसे आज हमारी नींद पर प्रभाव पड़ा है, स्ट्रेस का जो प्रेशर है, एक फटने की स्थिति में है, बम ब्लास्ट की तरह। इतने हम प्रेशराइज़ हो गए हैं, इतने हम दबे हुए हैं, देर रात हमारा खान-पान होता है, और देर रात सोना होता है। प्रकृति के अगेंस्ट में, विपरीत चल कर के हमारी जीवन शैली आज निर्धारित हो गई है। यही है हमारी सारी समस्याओं की जड़ें, और उसको हम कैसे योग की विधाओं से ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना काम करे, उनको रेस्ट भी करना है, और उनको अपनी महत्वपूर्ण वर्क को भी कंप्लीट करना है। आज एक कंप्यूटर से, मोबाइल से काम नहीं चलता। सबके पास में 2-3 मोबाइल आज उपलब्ध हैं। फिर भी काम को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ही रिलैक्स नहीं है। हम मेंटली और इमोशनली टेंस हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, वो तो प्रभावित होगी ही होगी। आप देख रहे हैं कि खान-पान हमारा कैसा है, आधुनिक जीवन शैली कैसा है।
यहाँ पर हम काम भी कर रहे हैं और जो योग में कहा गया है कि हमें सात्विक डाइट लेनी चाहिए, हमें मिताहार का प्रयोग करना चाहिए, हमें यौगिक डाइट का प्रयोग करना चाहिए। आज हम क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड। क्यों? क्योंकि इसके रख-रखाव, इसकी मेंटेनेंस बहुत सरल है और ये मार्केट में सरलता से उपलब्ध हो जाता है। तो इस भागम-भाग लाइफ़स्टाइल में हम अपने पेट भर रहे हैं, लेकिन आहार से जो हमें पोषण प्राप्त होता है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है। इससे शरीर एक थुल-थुल बन सकता है, एक मांसपेशियों का डेवलपमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमारे भावनाओं का और विचारों का और हमारे व्यवहार का डेवलपमेंट इस प्रकार की डाइट से किसी भी हालत में संभव नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि परिवार में, संयुक्त परिवार में लोगों की कंडीशंस कैसी हैं, किस प्रकार की जीवन शैली है। सब लोग एक साथ टेबल पे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, लेकिन अपनी दुनिया में मस्त है, हर कोई बिज़ी है। अब इस प्रकार की जीवन शैली से विकृति का पैदा होना, स्ट्रेस का होना, ये तो स्वाभाविक है। अब आप योग के स्रोत को आप देखिए, अब कैसे लोग अपना रहे हैं योग को। प्राचीन काल में योग का विधा किस प्रकार से था और आज किस प्रकार से हो गया है। एक दूसरे के ऊपर भी चढ़े हुए हैं और इस प्रकार की नटबाज कर रहे हैं, सर्कस कर रहे हैं। ये भी एक फिजिकल स्टेमिना को ये ज़रूर प्रदर्शित करता है, लेकिन योग इसी का नाम नहीं है। योग तो संपूर्ण परिवर्तन का नाम है, जिसमें जीवन शैली में और अपने भावों में, विचारों में और अपने संस्कारों में, अपनी आदतों में, मान्यताओं, प्रवृत्तियों में बदलाव अगर है, तब तो फिर वह योग हमारे लिए सार्थक है। वरना सिर्फ एक ही आयाम को वह फुलफिल करने वाला है, तो एक पक्ष का ही उसमें विकास हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि योग किस प्रकार से आज चलन में है, कि कैसे रस्से के सहारे से और कैसे लोग लटके हुए हैं, जबकि यह सेल्फ होनी चाहिए। हमारी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का हमें सेल्फ से हमें करनी चाहिए, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिए। अगर ऐसा हम करते हैं, तो धीरे-धीरे हम ग्रो कर पाएँगे। और अगर हम डिपेंड हैं, योगाभ्यास करते हुए भी डिपेंड हैं, ज़रूर यहाँ पर हम किसी के सपोर्ट में हम बेंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब खुद की इस सपोर्ट के अभाव में जब करने लगेंगे ना, तो ये प्रॉपर नहीं कर पाएँगे। गिर जाएँगे, कहीं क्रैक हो सकता है, कहीं स्ट्रेच हो सकता है, कहीं मसल्स खिंच सकती है और उसका जो साइड इफ़ेक्ट जो होगा, उसकी तो भरपाई संभव ही नहीं है, आधुनिक जो थेरेपी है उसके सामने में। देखिए, योग को जैसे भी हो लोग अपना तो रहे हैं, चाहे वो नकली हँसी ही सही, कम से कम एक जगह विशेष में बैठकर समूह में अपनी अपनी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। समूह का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समूह मन हमारे जो अस्त-व्यस्त मन है, उसको नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अब अष्टांग योग इसमें कैसे हेल्प प्रदान कर सकता है? तो आप देख सकते हैं कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और अगर हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, तो व्यक्तित्व के भी 3 महत्वपूर्ण आयाम, डायमेंशन हमें पता चलता है। वह फिज़िकल है, मेंटल है और इमोशनल है। तो जो अष्टांग योग की जो पथ है, ये हमें इन सारे तीनों आयामों को फुलफ़िल करने में सहायक है। इसमें से यम, नियम हमारे विचार से रिलेटेड हैं, भावनाओं से रिलेटेड हैं, आसन हमारे फिजिकल से है, प्राणायाम से हम अपने प्राणिक शरीर को कंट्रोल करते हैं, प्रत्याहार से हम अपने इंद्रिय सेंस को कमांड करते हैं और धारणा ध्यान से हमारी जो कारण शरीर है, भाव शरीर है, हमारी जो एकाग्रता है, उसको डेवलप करने में यह सहायक है। अब इसमें से पहला आता है यम। तो इस यम जो है बुरे काम को छोड़ना और अच्छे काम को करना नियम है। तो यम के माध्यम से हमारे अपने जो कुछ ऐसी हिंसा करने की भाव है और झूठ बोलने की भाव है और चोरी करने की भाव है, ब्रह्मचर्य का अभाव है और संग्रह, हाय पैसा। तो ये जो भागम-भाग है ना, यही हमारी हमारी पीड़ा का कारण है। इस पर हमें नियंत्रण करने की ज़रूरत है। तो यम हमें सिखाता है कि अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लेने से, दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाने से हमारी कैसे हमारे स्थिरता आती है मन में, भावनाओं में, विचारों में। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर त्यागः, वैर भाव का त्याग हो जाता है, सब हमारे अपने मित्र बन जाते हैं। इसी तरह से अहिंसा, सत्य को झूठ नहीं बोलने से, सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रत्वम, जो कार्य हमने नहीं किया है
उसका भी परिणाम हमें मिलने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि महापुरुष तथास्तु कह देते हैं, उनका प्रभाव पड़ के ही रहता है। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उन्होंने अपने तप शक्ति लगाया, अपनी वाणी की जो महिमा है उसके प्रभाव की वजह से। तो हम भी, हमारी वाणी भी आज बिखर गई है, वह झूठ बोलने की वजह से है। अगर हम सत्य वचन बोलें, सत्यम शिवम सुंदरम किसी के कल्याण में, तो बहुत हद तक हमारी जो एनर्जी है, हमारी रिसोर्स पावर है, उस पावर को हम सही दिशा दे पाएँगे। और इसी तरह से अहिंसा सत्य अस्ति, चोरी के भाव, अस्ति प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न प्रस्थानम, सभी प्रकार के भूगर्भ में स्थित रत्न भी हमारे नज़रों में आ जाते हैं। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, इससे हमें हमें शरीर बल, इंद्रिय बल, इनकी प्राप्ति होती है। और अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से इंद्रिय बल मिलती है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह जो है संग्रह की अभाव है, संग्रह ही हमारी पीड़ा है, संग्रह करें, आवश्यक है। अब इसके साथ अगर हम नियम को देखते हैं, तो नियम में ये आता है हमारा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच में स्वच्छता, प्योरिटी। अगर हम प्योर रहेंगे फिजिकली और सत शुद्धि सौ मनस्य कांद्रिय ज्ञात दर्शन योगत्वानि, अगर अंतःकरण से जब हम स्वस्थ होते हैं तो इससे हमारे मन की शुद्धि होती है, इंद्रियां हमारे वश में होती है और आत्मा के दर्शन की योग्यता आ जाती है। संतोष तो इतनी बड़ी बेनिफिट है कि जो भी उपलब्धियां मिली हैं उसी में अगर हम खुश हैं तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। सर समराइज करें। जी, इस तरह से अब आसन में, आसन तो कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पतंजलि स्थिरम सुखम आसनम केवल एक स्थिरता पर और बैठने की अवस्था का नाम है। और यहाँ पे आसन के बाद जब प्राणायाम में आते हैं तो आसन और प्राणायाम दोनों के माध्यम से हम फिजिकल को स्टेबल कर लेते हैं, मेंटल को, इमोशनल को। प्रत्याहार से हम अपने इंद्रिय सेंस को कमांड करते हैं। और धारणा तो एक ऐसी कंसंट्रेशन है, आप दीपक की लौ पर कर सकते हैं, बाह्य वस्तु पर धारणा बना सकते हैं और अपनी अंतःकरण पर, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर भी धारणा बना सकते हैं। और इसी में जब हम लगातार ध्येय विषय में मन को कंसंट्रेट करने लगते हैं तो उसमें हम ध्येयाकार होते हैं, श्रेष्ठताओं में जुड़ते हैं। और फिर अंत में जब हम समाधिस्थ होते हैं ना, तो यही हमारी योग की अवस्था, यही है परम शांति। और इसी अवस्था को पाने के लिए हम भौतिक वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, हम जॉब में ढूंढ रहे हैं, हम बहुत सारे संबंधों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह हमारे संपूर्ण एक्टिविटी में है, जीवन शैली में है, व्यवहार में है। और इस तरह से अ, योग का जो अष्टांग योग है, वो हमारे मॉडर्न जो जीवन शैली है उसको व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण एक साधन है। और इसमें संपूर्ण आयाम है, आठों अंगों का इसमें समूह है। शरीर को ही पकड़ने से संभव नहीं है, हमारे प्राणों को भी पकड़ने की ज़रूरत है, इंद्रियों को भी पकड़ने की ज़रूरत है। और मन को गलत दिशा में जो डायरेक्शन में चली गई है उसको नियंत्रित करने की भी ज़रूरत है। और उसी में ध्येयाकार होना, यही है हमारी योग की परम अवस्था, यही है जीने की कला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस व्याख्यान के लिए अवसर प्रदान किया। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की इस अ, योगा डे के अवसर पर मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आप योग की विधाओं से जुड़िए। एक माहौल है, जब सभी लोग इस तरह से करने लगते हैं तो एक व्यक्ति व्यक्ति सूक्ष्म जगत में इसका वातावरण बनने लगता है और जो नहीं करना चाहता है उनको भी यह सपोर्ट मिलने लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।